हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 11th बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट और इसकी यूनिट 4 हम इस समय कर रहे हैं पिछली 2-3 वीडियो से। तो यूनिट 4 के अंदर हम एक जो बिज़नेस सर्विस थी उसको कर लिया था हमने बैंकिंग का। अब हम सेकंड बिज़नेस सर्विस पर चलते हैं। जो सेकंड जो बिज़नेस सर्विस है हमारी वो है हमारी इंश्योरेंस। तो आज की जो ये हमारी वीडियो है ये उसी इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो चलिए चलते हैं अपनी इंश्योरेंस को समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। सबसे पहले हमें इंश्योरेंस ही समझ में आना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो इंश्योरेंस इज़ ए फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। देखिए जोखिम होता है, हमें विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना हम करते हैं, अब एज बिजनेसमैन भी और एज इंडिविजुअल भी। तो इंश्योरेंस क्या करता है, उसको मैनेज करता है, सिर्फ उस रिस्क को मैनेजमेंट करने की कोशिश करता है। प्राइमरली यूज्ड फॉर द टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। तो देखिए वो रिस्क से हमें मतलब ऐसा नहीं है कि वो जोखिम नहीं रहेगा, जोखिम शायद अपनी जगह रहे, पर उससे जो मुझे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, वित्तीय जो मुझे हानि हो सकती है, सिर्फ उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कवर करने की या उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम अपने इंश्योरेंस के माध्यम से करता हूँ। तो आगे देखिए फिर लिखा है कि इंश्योरेंस इज़ डिफाइंड एज इक्विटेबल ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्क ऑफ ए पोटेंशियल लॉस। देखिए इक्विटेबल ट्रांसफ़र का मतलब है जितने लोगों ने भी इंश्योरेंस कराया है उन सब में जो वो लॉस है, पोटेंशियल लॉस जो उन सबको हो सकता है, वो उन सब के बीच में ही डिवाइड हो जाता है, क्योंकि सब मिलकर प्रीमियम पे करते हैं। जो पैसा वो पे करते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी को, उसको हम प्रीमियम कहते हैं। और वो इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को कलेक्ट कर कर फिर एक्चुअल लॉस जिसको होता है वो उसी में से उनको पेमेंट कर देती है, इसलिए उसको कहा जाता है इक्विटेबल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर इन एक्सचेंज ऑफ रीजनेबल फीस। इस रीजनेबल फीस को ही मैं प्रीमियम आपको बता रहा था अभी, ठीक है। तो प्रीमियम पे करते हैं वो उसको, और उसके अगेंस्ट वो जो जितने लोगों ने भी वो प्रीमियम पे किया, मतलब कि जो भी उस रिस्क के सामने एक्सपोज थे, उन सब के बीच में इक्वली क्या हुआ, वो रिस्क जो है ट्रांसफ़र हो गया, पोटेंशियल रिस्क। इंश्योरेंस इज मींट टू प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड। तो जिस व्यक्ति ने बीमा कराया है उसको प्रोटेक्ट करने का, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने का काम करती है इंश्योरेंस, अगेंस्ट एक अनसर्टेन इवेंट। ये पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है कि इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए, इवेंट जो है अनिश्चित होना चाहिए। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये तो होना ही है, तो फिर कोई भी बीमा कंपनी उसका बीमा नहीं करेगी। जैसे मैं अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, और लाइफ इंश्योरेंस में को किसी व्यक्ति को ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से अब ये निश्चित हो चुका है कि वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, और फिर वो बीमा कराना चाहे, तो बीमा कंपनी ऐसे व्यक्ति का बीमा नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सर्टेनिटी आ गई। क्या आ गई? सर्टेनिटी आ गई। किस चीज़ की सर्टेनिटी आ गई? कि ये तो होना ही है। तो फिर वो अनसर्टेन इवेंट नहीं रहता, इसलिए इंश्योरेंस नहीं की जाती। विच मे कोज डिसएडवांटेज टू हिम। वो तो ऑब्वियसली है, अगर अनसर्टेन इवेंट है और वो हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली है मेरे सामने बहुत सारे डिसएडवांटेज या नुकसान हमें होगा ही होगा। तो उस नुकसान में से जो फाइनेंशियली नुकसान होना है उसको कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। ये इसका प्रॉपर मीनिंग है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। मैंने पहले इंट्रोडक्शन में आपको कुछ अलग तरीके से रखने की कोशिश की, सो दैट आप इंश्योरेंस पे अपना माइंड मेकअप कर पाएँ। अब मैं ये इंश्योरेंस की डेफिनेशन आपके सामने पढ़ता हूँ। तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अंडर विच वन पार्टी एग्री इन रिटर्न फॉर ए कंसिडरेशन, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी टू मेक ए लॉस, डैमेज और इंजरी to something of value in which the insured has a pecuniary interest as a result of some uncertain event। देखिए कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई। एक तो प्रीमियम के बारे में बताया गया कि कंसिडरेशन पे किया जाता है, जिसको हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। फिर कहा कि कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, इंजरी हुआ है, तो या हो सकने के चांसेस हैं, तो उसको कवर करने के लिए, और वो भी किस चीज़ में, जो वो इंश्योर्ड है, जो व्यक्ति इंश्योरेंस कराना चाहता है उसका उसमें हित होना चाहिए। प्रिक्योनरी इंटरेस्ट का मतलब है कि मैं, मेरे से वो चीज़ बिलोंग करती है,
मैं उसको कभी भी अपने आप नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और तीसरी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है वो है अनसर्टेन इवेंट। वो एक अनिश्चित घटना के लिए है, उसके घटने की संभावना है पर ये गारंटी नहीं है कि वो होगा ही होगा। और तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो एक इंश्योरेंस की डेफिनेशन को बनाती हैं। मेरे हिसाब से आप इसको समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट खींचकर इसको लर्न कर सकते हैं, इंश्योरेंस की डेफिनेशन। फिर आया कि एक और डेफिनेशन या एक और मीनिंग रखने का मैंने आपके सामने प्रयास किया है कि इंश्योरेंस एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू जो लाइकली लॉस है, जो हो सकता है मुझे किसी भी एक अनसर्टेन इवेंट से, वो जितने भी लोगों ने जो उसी जैसे लॉस के सामने एक्सपोज हैं, मतलब उन सबको उस जैसे लॉस के होने की संभावना है, और जो इसलिए भी तैयार हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या कराया है, बीमा कराया है, इंश्योरेंस कराया है। तो उन सब के बीच में वो जो पॉसिबल लॉस है वो डिवाइड हो जाता है। अब आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई 1000 लोग हैं जिन्हें ये डर है कि उनका माल जो है वो चोरी ना हो जाए, जल ना जाए। तो 1000 लोगों ने 5000 के प्रीमियम के साथ अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी एक इंश्योरेंस कंपनी से खरीदी। तो अगर इस बेस पर देखें तो उस इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना पैसा इकट्ठा हुआ, 50 लाख रुपए। तो ये तो हो गया कि जो भी कंसिडरेशन हमने दिया है वो अमाउंट। तो ये प्रीमियम कलेक्ट कर लिया किसने, एक इंश्योरेंस कंपनी ने। अब एक्चुअली क्या होता है, इस 1000 में से सिर्फ 5 लोगों को लॉस होता है, और उस लॉस की जो वैल्यू है, या उनके यहाँ चोरी या जो आग लग जाती है वो हो जाता है, तो उस लॉस की जो वैल्यू है वो 30 लाख है। तो 5 लोगों ने, अगर हम देखें तो 5 लोगों ने तो 5000 के हिसाब से 25,000 रुपये दिया था, पर कवर कितने का मिल रहा है, 30 लाख का। ये कवर कैसे मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने कितना प्रीमियम कलेक्ट करा, 5 लाख। तो इस वजह से ये जो 30 लाख है ये इन सभी 1000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक एक के हिस्से में 5-5 हज़ार एक तरीके से आ रहे हैं, और 5000 के अगेंस्ट उन्होंने अपने को कवरेज दे रखी है। अब मान लिया इसमें से एक व्यक्ति को जो एक्चुअल लॉस हुआ है, एक पॉलिसी तो उसने 10 लाख की ले रखी है, मतलब इन सभी को पॉलिसी जो दी गई है कंपनी के द्वारा वो 10 लाख रुपए की दी गई है, बट उसका जो एक्चुअल लॉस है वो 8 लाख हुआ है। ठीक है, तो उसको 8 लाख रुपए सिर्फ 5000 की प्रीमियम देने पर कवर हो गए। क्यों? क्योंकि सभी लोग जो उस जैसे रिस्क के सामने एक्सपोज थे, उस सब ने मिलकर पैसा दिया था। ठीक है, तो ऐसे इवेंट के सामने हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, और एक्चुअल लॉस जिसको होता है कंपनी उसको पे कर देती है, बाकी पैसा कंपनी आगे कैपिटल फॉर्मेशन में लगा देती है। फिर वही इंश्योरेंस 3 पार्टियां हैं, या 3 एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। एक पॉलिसी है, एक इंश्योर्ड है, एक इंश्योरर है। तो पॉलिसी वो एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इन राइटिंग पुट किया जाता है बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं। द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड, द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड इंश्योर्ड। तो बीमित व्यक्ति जिसने अपना बीमा कराया है वो इंश्योर्ड कहलाता है, और इंश्योरर वो होता है, वो फर्म होती है, वो कंपनी होती है जिसने उसका बीमा किया है। तो ये 3 इसमें एक तरीके से पार्ट होते हैं। एक को हम इंश्योर्ड कहते हैं जो जिसका बीमा हुआ है, एक इंश्योरर होता है जो बीमा करता है, और जो इन दोनों के बीच में रिटन में एग्रीमेंट साइन होता है उसको हम पॉलिसी कहते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्योंकि पहले हमें आधारभूत मौलिक सिद्धांत पढ़ने चाहिए या पता होने चाहिए, तो ये अलग हैं प्रिंसिपल से। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ये है कि वो ये कहता है कि एक इंडिविजुअल और ए बिजनेस कंसर्न चूज टू स्पेंड ए डेफिनेट नॉन सम इस इन प्लेस ऑफ पॉसिबल ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व इन एन इनडेफिनेट फ्यूचर लॉस। तो ये मैं अभी आपको वैसे पढ़ा चुका हूँ कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ये कहता है कि कोई इंडिविजुअल या बिजनेस जिसने ये चूज़ किया है, मतलब कि अपनी इच्छा से पसंद किया है कि वो एक डेफिनेटली नोन सम, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको पीछे 5000 रुपये थे,
जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, ये उसने पे करने के लिए चूज़ किया है इन प्लेस ऑफ ए पॉसिबल ह्यूज लॉस। तो देखिए, अगर मैं एक की बात करूं तो मैंने बोला था उसको कि उसको 8 लाख का लॉस था, तो ये वो पॉसिबल लॉस है जिसके होने की संभावना थी। ठीक है, तो पॉसिबल लॉस था, वहाँ मैंने दिखाया था कि हो चुका है। और इस 5,000 के लिए इसने 10 लाख का रिस्क कवर लिया है कि अगर मेरे को 10 लाख तक का नुकसान होता है तो मुझे सर जो है वो कंपनी पे करेगी। तो ये देखिए, इतने का कवर उसने ले रखा है। ये वो पॉसिबल ह्यूज अमाउंट है जो उसने कवर कर रखा है। किस अमाउंट के थ्रू? 5,000 के थ्रू। तो इंश्योरेंस इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ ए स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट। 5,000, आप 5,000 को किस्तों में भी पे कर सकते हो, एक साथ भी पे कर सकते हो। फॉर ए रिस्क ऑफ लार्ज पॉसिबल लॉस, ये रहा वो लॉस जो पॉसिबल लॉस हो सकता है। तो इसी को हम मौलिक प्रिंसिपल कहते हैं। द लॉस ऑफ रिस्क स्टिल रिमेन, ऐसा नहीं है कि लॉस होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी इंश्योरेंस कराने के बाद, नहीं, वो वहीं रहता है। बट लॉस जो है वो स्प्रेड ओवर हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर जो एक्सपोज हैं सेम काइंड ऑफ रिस्क के सामने। जो मैंने पिछले वाले एग्जांपल में लिया था 1,000 लोग, तो देखिए लॉस होने की पूरी संभावना है, पर जितना भी लॉस होगा, जैसे वहाँ पर 30 लाख का हुआ था, तो ये 30 लाख रुपए भी किस में डिवाइड हो गए थे? इन 1,000 लोगों में जो सेम काइंड ऑफ लॉस के सामने एक्सपोज थे। ठीक है, तो ये था। और प्रीमियम मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो 5,000 वो पे कर रहे हैं वो प्रीमियम कहलाता है। और प्रीमियम जो है वो पे किया जाता है जो भी ये व्यक्ति हैं 1,000, ठीक है, जिससे कंपनी के पास 50 लाख रुपया पूल्ड आउट हुआ, मतलब कि इकट्ठा हुआ। तो 50 लाख रुपए कंपनी ने पूल्ड आउट किए उस पैसे में से, ऑफ विच द लॉस सस्टेन्ड टू एनी पॉलिसी होल्डर। जैसे मैंने बताया है कि 30 लाख का लॉस हुआ, कितने लोगों को बताया था? 5 लोगों को या 10 लोगों को, जितनों को भी आप ले लो, उनको कंपनसेट दिया जाता है। इस 50 लाख में से ही ये 30 लाख पे किया जाता है। तो रिस्क क्या होता है? रिस्क शेयर भी किया जाता है। ठीक है, तो एक तो रिस्क शेयर हो रहा है, और दूसरा क्या था यहाँ पर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो ये था कि आप जो है छोटे छोटे अमाउंट में प्रीमियम पे करते हो और ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस को क्या करते हो? सिक्योर करते हो या कवर करते हो, सुरक्षित करते हो। तो ये मौलिक सिद्धांत थे। अब बीमा के कुछ कार्य आते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य आता है वो ये आता है कि वो आपको सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है। देखिए, आप क्या होते हो, जब आप इंश्योरेंस करा लेते हो तो आपको एक सर्टेनिटी हो जाती है कि अगर आपको लॉस होता है तो आपको उसको पेमेंट मिल जाएगी। जैसे पिछले वाले केस में हुआ, एक व्यक्ति ने 5,000 की पॉलिसी लेकर 10 लाख तक का रिस्क कवर करा रखा था। तो 10 लाख के रिस्क कवर में उसका 8 लाख का लॉस हुआ जो उसको मिल गया। तो उसको पता था कि मुझे पेमेंट तो मिल जाएगी, तो वो निश्चित हो जाता है, वो सर्टेनिटी मिल जाती है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको समझना यहाँ पर ज़रूरी है कि वित्तीय पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर अनसर्टेनिटीज़ हैं जो हो सकती हैं, टाइम की भी हैं और जो लॉस हैं उनकी भी हैं, तो वो हो सकती हैं, इसमें कुछ नहीं है। इंश्योरेंस क्या करती है? उन सिर्फ अनसर्टेनिटीज़ को जो पैसे से बिलोंग करती है, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़ को क्या करती है? रिमूव कर देती है, हटा देती है। तो पहला प्रोवाइड सर्टेनिटी है। दूसरा है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सुरक्षा आपको देती है। तो आपने पढ़ा कि जो भी प्रोबेबल चांस ऑफ लॉस हैं उनके अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हम उस इवेंट को होने से तो नहीं रोक सकते, बट उससे जो मुझे लॉस होने वाला है उसको तो कंपनसेट कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस। तो ये काम भी वो हमारे लिए करती है। नेक्स्ट आता है रिस्क शेयरिंग। रिस्क बट जाता है, वो आप देख चुके हो कि 1,000 लोगों में हमने उस 30 लाख के रिस्क को डिवाइड कर दिया था। तो ऑन द हैपनिंग ऑफ ए रिस्क इवेंट द लॉस इज शेयर्ड बाय ऑल द पर्सन हु आर एक्सपोज टू इट। द शेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एवरी इंश्योर्ड मेंबर बाय वे ऑफ प्रीमियम। ये हमें पता है, कुछ नया नहीं है। अब अगर चौथे पे चलें तो असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने बताया था कि भाई उस बीमा कंपनी के पास 50 लाख रुपए आए, उसमें से 30 लाख का तो उसने क्या किया, क्या कर दिया? पेमेंट कर दी। बाकी जो पैसा बचता है कंपनी के पास, कंपनी उसको भी इन्वेस्ट करती है। साथ ही साथ इतने ये 30 लाख का इवेंट नहीं हुआ या इतने ये लॉस नहीं हुआ था, कंपनी इस 50 लाख को भी इन्वेस्ट करती है और इसी से पैसा कमाती है। इस पैसे से पैसे की कमाने की प्रक्रिया को ही हम
कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो जो भी अक्यूमुलेटेड फंड होता है ये जैसे ऑफ द इंश्योरेंस रिसीव्ड बाय द इंश्योरर रिसीव्ड बाय द वे ऑफ प्रीमियम पेमेंट मेड बाय द इंश्योर्ड, किसने करी है? इंश्योर्ड ने, बीमित व्यक्ति ने जिसका बीमा हमने किया है, उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है विभिन्न इनकम जनरेटिंग स्कीम में, जहाँ से पैसा जनरेट हो सकता है, ब्याज के रूप में हो, डिविडेंड के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उस तरीके से हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये इसके 4 हमारे फंक्शन थे, कार्य थे बीमा के। अब इसके बेसिक प्रिंसिपल्स तो हमने पढ़ लिए पीछे, अब हम नॉर्मल सिद्धांत पढ़ते हैं बीमा के सिद्धांत। तो बीमा के सिद्धांत में अगर आप पहला सिद्धांत देखोगे तो पहला सिद्धांत है कि प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, परम सदविश्वास का सिद्धांत। तो जो बीमा करने वाली कंपनी है जिसको हम इंश्योरर कहते हैं, और जो बीमा करा रहा है जिसको हम इंश्योर्ड कहते हैं, ये दोनों एक तो पूर्ण चीज़ें बताते हैं, पूरा बताएंगे, और दूसरा बिल्कुल सत्य बताएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल पीछे आपको दिया था कि कोई एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिससे वो उसके जीवित रहने की संभावना ख़त्म हो गई है, और अगर वो उस चीज़ को छुपा ले और बीमा करा ले तो वो पूर्ण सदविश्वास के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहा। सेम बात कंपनी के लिए भी होती है। कंपनी ने जब एग्रीमेंट बनाया तो वर्बली कुछ और बोला, और जब एग्रीमेंट लिखा और उस पर साइन कराए तो कुछ और था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आप बता रहे हो वही एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। तो इंश्योरर भी देखे कि वो हर चीज़ पूरी तरह से समझाए और सत्य बताए। सेम बात इंश्योर्ड के लिए भी होती है। तो ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्रीमे फिडे, ए कॉन्ट्रैक्ट फाउंड ऑन एटमोस्ट गुड फेथ। बोथ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड शुड डिस्प्ले गुड फेथ, विश्वास होना चाहिए, टुवर्ड्स ईच अदर इन रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट। आप कोई भी चीज़ छुपाओगे नहीं, पूरा बताओगे और सत्य बताओगे, इसी को हम अटमोस्ट गुड फेथ कहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित। तो इसका मतलब यही है कि द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। जिसका हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, जैसे मैं गुड्स का इंश्योरेंस करा रहा हूँ, तो उस गुड्स में मेरा खुद का हित होना चाहिए, मतलब कि वो मेरी होनी चाहिए। अगर वो मेरे पड़ोसी की है तो मैं उसका इंश्योरेंस नहीं करा सकता, क्योंकि मेरा उसमें खुद का कोई हित शामिल नहीं है। मैं पड़ोसी का अगर बीमा करा देता हूँ तो मैं उस माल को खुद ही जला दूंगा, क्योंकि मुझे तो बीमा का पैसा लेना है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, अपना प्रॉफिट एक माल को जलाकर कमाऊंगा, क्योंकि मुझे उसे जलाने में कोई परेशानी नहीं है, वो मेरा माल नहीं था। तो ऐसा नहीं कर सकते। इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमें ये कहता है कि हम उसी चीज़ का बीमा करा सकते हैं जिसमें मेरा खुद का हित हो। ऐसी किसी भी चीज़ का बीमा नहीं कराया जा सकता जहां मेरा खुद का पर्सनल हित उससे जुड़ा ना हो। तो वन ऑफ द फंडामेंटल फैक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट इट इज़ नॉट द हाउस, शिप, मशीनरी, पोटेंशियल लाइबिलिटी ऑफ लाइफ, इन चीज़ों का बीमा नहीं होता, बल्कि किसका बीमा होता है, जो हमारा उसके अंदर खुद का पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ इंश्योर्ड होती है, जिससे मैं उसको पूरा सावधानी पूर्वक संभाल कर रखूँ, मैं उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करूं। तो ये इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स जो पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, मेरा खुद का उसमें अपना निहित स्वार्थ होना चाहिए, जभी मैं उसको बीमा करा पाऊंगा और मैं उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा। थर्ड आता है क्षतिपूर्ति, इंडिमिनिटी। तो ये इंडिमिनिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है। ये हमें ये बताता है कि जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अब वो चाहे फायर के हों, मरीन के हों, इसमें लाइफ इंश्योरेंस नहीं आया, क्योंकि कोई भी किसी के जीवन की पूर्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति चला गया वो चला गया। तो इसलिए जीवन बीमा पर, लाइफ इंश्योरेंस पर जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी है वो एप्लीकेबल नहीं होता। बाकी पर होगा, चाहे वो फायर हो चाहे वो मरीन हो। तो इंश्योरर का मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी ये अंडरटेक करती है
कि वो कंपनसेट करेगी किसको, बीमित व्यक्ति को, फॉर द लॉस कोज टू हिम और हर ड्यू टू द डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। जिसका उसने बीमा करा रखा था, अगर उसे कोई नुकसान पहुंचता है तो मैं उसकी क्षति की पूर्ति आप करूंगा। ये एक इंश्योरेंस कंपनी बीमित व्यक्ति को एश्योरेंस या अंडरटेकिंग देती है कि जो भी होगा मेजरेबल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि जिसको मनी के रूप में मापा जा सके, चाहे कंपनसेशन हो और चाहे नुकसान हो, दोनों को ही पैसे में मापा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी पेमेंट की जाती है। तो क्षति की पूर्ति की जाती है इंश्योरेंस के अंदर। थर्ड आता है प्रॉक्सिमेट कॉज, निकटतम कारण। तो जिससे आपने बीमा करा रखा है उसी कारण से आपको नुकसान होना चाहिए। अगर उससे नुकसान, उसके अलावा किसी और से नुकसान होता है जो आपके बीमा में कवर नहीं था, तो फिर आपको कोई भी पेमेंट एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। तो एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज डिजाइन टू प्रोवाइड कंपनसेशन ओनली फॉर सच लॉसेस एज आर caused by the perils which are stated in the policy। तो पॉलिसी में बताए गए खतरे, जो भी पॉलिसी में बताए गए खतरे थे, उन्हीं से आपको सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी के लिए आपके नुकसान की भरपाई की जाती है जो उस पॉलिसी में लिखे हैं। अगर मेरी पॉलिसी फायर की है, आग लगने की पॉलिसी है, तो आग लगने और या आग लगने से संबंधित कारण की वजह से तो मुझे पेमेंट मिल जाएगी, पर अगर मेरा माल चोरी कर लिया जाता है और इंश्योरेंस फायर है तो फिर चोरी होते समय आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका निकटतम कारण नहीं था जो आपने पॉलिसी ली थी। इन केस ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ एनी मिसहैप, द मोस्ट प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ मिसहैप शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। निकटतम कारण को समझा जाता है जो सबसे ज़्यादा होता है, और अगर उसका इंश्योरेंस है तो ही आपको पेमेंट मिलेगी, नहीं तो आपको पेमेंट नहीं मिलती। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन आता है, अधिकार समर्पण का सिद्धांत। तो इसमें यह है कि जब इंश्योर्ड बीमित व्यक्ति कंपनसेशन प्राप्त कर लेता है जो भी उसको नुकसान हुआ उसके अगेंस्ट, ठीक है, तो फिर उसको जो प्रॉपर्टी थी जिस पर जो उसको नुकसान हुआ है, जैसे आपकी आग लग गई और आपकी गुड्स जो है जल गई और उसके बदले में आपने पैसा ले लिया, तो जले हुए गुड्स में अब जो भी कुछ बचता है उसकी ओनरशिप राइट जो होती है वो उसके पास चली जाती है जिसने आपको पेमेंट दी है, मतलब कि इंश्योरर के पास। तो इंश्योरर के पास ओनरशिप राइट ट्रांसफ़र हो जाती है जैसे ही आप उसका कंपनसेशन ले लेते हो। तो फिर वो जो प्रॉपर्टी जिस भी कंडीशन में होती है उसकी ओनरशिप राइट अपने आप किसके पास पहुंच जाती है, बीमा कंपनी के पास। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, योगदान का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमें ये कहता है कि अगर आपको लॉस हुआ है, मैं कहता हूँ कि आपको 10 लाख का लॉस हुआ है और आपने 4 बीमा पॉलिसी करा रखी है। एक बीमा पॉलिसी 2 लाख की है, एक बीमा पॉलिसी 5 लाख की है, एक बीमा पॉलिसी 6 लाख की है और एक बीमा पॉलिसी 10 लाख की है। ठीक है, तो अगर आपको नुकसान 10 लाख हुआ है तो आप इन सभी बीमा कंपनी से उसका नुकसान नहीं लेंगे। ठीक है, ये सब मिलकर आपको 10 लाख का ही जो है कंपनसेशन देंगे। ठीक है, अब किस रेशो में देंगे, जो ये रेशो इनकी यहाँ बन के निकल कर आती है। जैसे 2 लाख का 2 ले लिया जाता है, 5 लाख का 5 ले लिया जाता है, 6 लाख का 6 ले लिया जाता है और 10 लाख का 10 ले लिया जाता है। फिर इस रेशो के अंदर ये जो कम अमाउंट होता है ये डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए 10 6 16 और 5 21 और 2 23, तो 2/23वां हिस्सा जो है वो इसको पहली कंपनी देगी, दूसरी कंपनी 5/23वां हिस्सा देगी 10 लाख का, कौन सी है ये, अगली कंपनी 6/23वां हिस्सा देगी और उससे अगली कंपनी 10/23वां हिस्सा देगी। तो ये मिलकर आपको उस लॉस को कंपनसेट करेंगे। हर एक नहीं करेगा कि 2 लाख ये भी देगा, 5 लाख ये भी देगा, 6 लाख ये भी देगा, 10 लाख ये भी देगा, नहीं,
ऐसा नहीं होता। तो वो सब मिलकर पैसा आपको देते हैं, इसी प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो जितने भी इंश्योरर होते हैं, जैसे इस केस में मेरे 4 थे, वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोपोर्शनली, जितना, ये प्रोपोर्शनली का मतलब रेशो में, टू द इंश्योर्ड, बीमित व्यक्ति को जितना उसका एक्चुअल लॉस हुआ है। बीमा से उसका कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअल लॉस आपका कितना है उसको आप ये इस रेशो में आपको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट आज का मिटिगेशन, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, जिसको हानि कम करने का सिद्धांत कहा गया है, नाम से ही पता चल रहा है कम करने का। तो आप ये पूरी कोशिश करोगे कि आप जानबूझकर नुकसान नहीं होने देंगे। आग लग गई और आग बुझाई जा सकती थी, ठीक है, बट मैंने बुझाई नहीं, ठीक है। मैं बुझा तो सकता था उस आग को, बुझाई तो जा सकती थी, बट मैंने उसको क्या किया, बुझने नहीं दिया। तो ऐसे केस में आप जानबूझकर नुकसान होने दे रहे हो, तो आपको फिर प्रीमियम नहीं, जो नुकसान हुआ है वो वापस नहीं किया जाएगा। तो एक जो इंश्योर्ड होता है, बीमित व्यक्ति, वो इस तरीके से बिहेव करे कि वो उस नुकसान को कम से कम करने की पूरी कोशिश करे, जिससे जानबूझकर नुकसान ना हो, क्योंकि आपका इंश्योरेंस कवर है, इसलिए आप जानबूझकर नुकसान होने दें। ऐसा नहीं है, जितना आप बचा सकते हो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, आपको उतना बचाने की पूरी कोशिश करनी पड़ती है। तो इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, जहां आप हानि को जितना कम कर सकते हैं उतने कम करने की कोशिश आपको करनी पड़ती है। तो आज की इंश्योरेंस की क्लास में इतना ही था। अगली क्लास में हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।